वेलकम टू ऑल सीबीएसई एजुकेशन इन हिंदी। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 का ज्योग्राफी का आपका एग्जाम होने वाला है। उसके लिए आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाला करवा रहे थे हम उसका फर्स्ट पार्ट हमने देख रखा है। पार्ट 2 देखेंगे आज की इस वीडियो में। ठीक है, पार्ट 1 जिन बच्चों को देखना है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इजीली देख पाएंगे। पार्ट 1 में भी हमने डिस्कस किए थे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ये हम बात करेंगे, आपकी बुक है मानव भूगोल की, आपने इसे फर्स्ट पार्ट में भी देखा होगा। पार्ट 2 के अंदर हम इसके और आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। तो ये आपकी बुक है, पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जरूर देख ले पार्ट 1 को। पार्ट 2 की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 26 से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 26 से आपका उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग के बारे में बताया गया है और उसकी आपको विशेषता बतानी है। साथ ही ये नगरों के जो परिधि क्षेत्र है उसमें ही क्यों विकसित होते, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे देखेंगे उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग वे उद्योग होते हैं जिसमें वैज्ञानिक या इंजीनियर, ठीक है, या ऐसे लोग चाहिए होते हैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और रिसर्चर होते हैं। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा रिसर्च की आवश्यकता होती है। तो ये वे उद्योग है जिसमें बहुत ज्यादा ही इंटेलिजेंट लोग चाहिए होते हैं, ये मान के आप चलिए। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग जो होता है उसमें हम ज्यादातर जो काम करते हैं वो कंप्यूटर पे या तो किसी यंत्रों के द्वारा ही हम करते हैं। वो इन उद्योगों के बारे में देखें तो जो यहाँ के जैसे आप बिल्डिंग देखते हैं कई सारी, ठीक है, तो ऐसे उद्योग के जो बिल्डिंग रहते हैं बहुत ज्यादा साफ सुथरे आपको दिखेंगे, बहुत ज्यादा विशाल होंगे। ये कार्यालयों एवं प्रयोगशालाएं भी जो है इनकी होंगी। ठीक है, यहाँ पे आगे पूछा गया है ये नगरों के परिधि क्षेत्र में क्यों विकसित होते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए एक नगर है, ठीक है, एक नगर है, इसके परिधि का मतलब है इसी के पास तो होंगे लेकिन वो आप एक तरह से सटा हुआ कह सकते हैं। ठीक है, नगर है ये, नगर के साथ ही जो है ये बनाते हैं। क्यों होता है ऐसा, तो देखिए थोड़ा नगर से बाहर लेते तो इनको जमीनें जो है थोड़ी सस्ती मिल जाती है एक तो, ठीक है, और ज्यादा जमीन भी ले पाते हैं। तो एक रीजन ये हो गया यहाँ पे। और नगरों के बाहरी क्षेत्र से आंतरिक जो है क्षेत्रों की तरफ यातायात की जो सुविधा रहती है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है। तो ये एक रीजन हो गया, तो सस्ती भूमि मिलती है, ठीक है, ज्यादा भूमि हम खरीद सकते हैं इसलिए ये यहाँ पे विकसित होते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके 5 नंबर के लिए। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताइए। तो ये उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं जिसमें ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, आप कह सकते हैं वैज्ञानिक या इंजीनियर। ठीक है, इनको शामिल किया जाता है इसमें। और इसमें रिसर्च की आवश्यकता होती है। ज्यादातर काम जो होते हैं वो कंप्यूटर में के द्वारा होते हैं या यंत्रों के द्वारा किए जाते हैं। यहाँ की अगर हम उद्योगों को देखेंगे तो यहाँ की जो स्थान रहते हैं बहुत ज्यादा साफ सुथरे रहते हैं और यहाँ के भवन जो रहेंगे बहुत ज्यादा बड़े बड़े रहेंगे। ठीक है, इनके खुद के कार्यालय और प्रयोगशालाएं रहते हैं। ये आप क्वेश्चंस कुछ इस तरह से देख रहे होंगे। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है सॉरी, इसी को अगर हम इंग्लिश मीडियम में देखें, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज व्हाई दे डेवलप इन द जो है पेरिफेरल एरियाज ऑफ द सिटीज। ठीक है, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रोडक्ट इज डन इन द हाई इन done in high technology industry that requires research. Most of the work is done by the by computers and machines. The place of these industries are neat and clean with spacious building, office and जो है laboratories. Point 4 है आपका, they occur in the periphery of the city because cheaper and more land is available in the area outside of the city. Good traffic faculty is available from the outer areas of the city towards the inner areas. तो ये आपके क्वेश्चंस जो है ये इंग्लिश मीडियम में हो जाएगा 5 नंबर का। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है। अंकीय विभाजन के बारे में बोला गया है, किसी देश में अंकीय विभाजन किस प्रकार जो है परिलक्षित होता है। अंकीय विभाजन होता क्या है, सूचना हो गया या संचार प्रौद्योगिकी के बारे में आप जानते होंगे कि वर्ल्ड में अगर हम देखें पूरे विश्व में तो ये क्या है कि एक समान नहीं है। ठीक है, विश्व की बात करें हम यहाँ पे तो विश्व में क्या है, ये एक समान नहीं है। कहीं पे है ये चीज, कहीं पे बहुत अच्छा है, कहीं पे नहीं है। तो हम देखेंगे विकसित जो देश होते हैं वहां पे ये बहुत ज्यादा आगे बढ़े हुए, लेकिन विकासशील देश इसमें क्या है, पिछड़े हुए। इसको हम अंकीय विभाजन कहते हैं। ठीक है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित होता है ये। देशों के अंदर बोला गया किसी देश में अंकीय विभाजन किस प्रकार परिलक्षित होता है।
तो यहाँ पे आप देखेंगे हम भारत को ही देखते हैं, तो भारत में क्या होता है कि भारत का जो शहरी इलाका है, ठीक है, जो शहरी है या नगरीय क्षेत्र है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए दिल्ली है, हरियाणा, पंजाब, ये सारे हैं, मुंबई है, तो इन जगहों पे क्या होता है, आपका जो सूचना होती है और संचार प्रौद्योगिकी रहती है, वो बहुत ज्यादा अच्छी रहती है, उसका विकास बहुत अच्छा होता है। लेकिन वहीं हम गांव की तरफ चलते हैं, वहां की तरफ जाते हैं, जैसे बिहार हो गया, ठीक है, झारखंड, उत्तर प्रदेश अब धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है, लेकिन बहुत सारी इसके अंदर हमें अंतर देखने को मिलता है। यहाँ और यहाँ में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो ये हमें देखने को मिलता है। देशों के भीतर भी अंकीय विभाजन जो है, वो दिखाई देता है। उदाहरण के लिए भारत और रूस के अलग-अलग क्षेत्रों में इस प्रौद्योगिकी के विकास में जो है काफ़ी अंतर पाया जाता है। देश के बड़े-बड़े जो नगर हो गए, महानगरों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की भरपूर सुविधाएँ उपलब्ध है, जबकि ग्रामीण और जो है दुर्गम क्षेत्र में जो ये सुविधा जो रहती है, वहाँ नहीं रह पाती है। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27। इसी को अगर इंग्लिश में मीडियम में देखें हम, व्हाट इज डिजिट डिवीजन, हाउ इज द न्यूमेरिकल डिवाइड रिफ्लेक्टेड इन अ कंट्री। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, अपॉर्चुनिटीज अराइजिंग आउट ऑफ डेवलपमेंट बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आर डिस्ट्रीब्यूटेड uniformly जो है across the globe. Not all countries have equal access to information and communication technology. Developed countries have moved forward in this direction, while developing countries have lagged behind. This is called numerical division. Digital divided within countries. Digital divide is also visible within countries. For example, there is a hug difference in the development of the technology in different parts of India and Russia. Currently, यहाँ पे देखिए of information and communication technology facilities are available in the big cities and metros of the country, while the rural and remote areas are deprived of this faculty. ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा इंग्लिश मीडियम में ये क्वेश्चन अंकीय विभाजन वाला। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। विश्व के ग्रामीण और नगरीय विपणन केंद्रों के बारे में बोला गया है कि उसकी आपको तुलना करनी है। तो विपणन का मतलब क्या होता है? गांव और शहर का तो आपको पता होगा, ग्रामीण और नगरीय। विपणन का मतलब होता है जहां पे क्रय विक्रय हो रहा हो, यानी खरीदा और बेचा जा रहा हो। ये है आपको जो बोला गया है, इसमें तुलना करने के लिए बोला गया है। तो ग्रामीण विपणन केंद्र में क्या होता है, ये केंद्र जो है निकटवर्ती बस्तियों को ही पोषण करते हैं। ठीक है, जो भी निकटवर्ती यानी पास की बस्तियां, उसका ही वो पोषण करते हैं। ये केंद्र स्थानीय संग्रहण और वितरण केंद्र की सेवाएं प्रदान करते हैं। इन केंद्रों पर व्यक्तिगत और व्यावसायिक सेवाएं जो है सुविकसित नहीं होती है। ये केंद्र केवल स्थानीय ग्रामीण आवश्यकताओं को ही पूरा कर सकते हैं, ठीक है, उनकी ही पूर्ति करते हैं। लेकिन नगरीय विपणन केंद्र क्या होता है, ये केंद्र अधिक जो है विशिष्टीकृत नगरीय सेवाएं प्रदान करते हैं। ये केंद्र स्थानीय सेवाओं के साथ साथ क्या है, विशिष्टीकृत वस्तुएं एवं सेवाएं भी प्रदान करते हैं। ये केंद्र विनिर्मित वस्तुएं प्रदान करते हैं। ठीक है, ये केंद्र व्यावसायिक सेवाएं जैसे हो गया अध्यापक, वकील, परामर्शदाता एवं चिकित्सक की सेवाएं भी प्रदान करते हैं। तो ये आपका आ जाएगा ग्रामीण और नगरीय जो विपणन केंद्र है उसमें अंतर। इसी को अगर आप इंग्लिश मीडियम में देखेंगे तो कंपेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल एंड अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स ऑफ द वर्ल्ड इन 3 पॉइंट्स। तो रूरल मार्केट यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटर, एंड अर्बन का यहाँ लिखा हुआ है। रूरल का देखें, दिस सेंटर इज नियर बाय न्यूट्रिंग सेटलमेंट्स। These centers provide the service of local collection and distribution centers. Personal and business services are not well developed at these centers. These centers can only cater to the local rural जो है needs. यहाँ देखिए हम अर्बन मार्केट सेंटर्स को, तो these center provide more specialized urban service. These center provide local goods as well as specialized goods and service. These centers provide manufactured goods. These centers also provide professional service such as teacher, lawyers, counselors and medical services. तो ये आपका आ जाएगा इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, ग्रामीण विपणन केंद्र, ठीक है, और नगरीय विपणन केंद्र के बारे में पूछा गया था। इंग्लिश मीडियम में देखें तो रूरल मार्केट सेंटर और अर्बन मार्केट सेंटर। आगे हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 30 है, 29 आएगा क्वेश्चन नंबर, लेकिन आप क्वेश्चन को ध्यान ना दें क्योंकि क्वेश्चन नंबर 28 था, उसके बाद 29 आना था, लेकिन आप क्वेश्चन को ध्यान ना दें। क्वेश्चन क्या बोला गया, बाह्य स्रोतन के जो परिणाम स्वरूप
कई देशों में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर खुले हैं। इस कथन का 3 उपयुक्त उदाहरणों के सहित आपको बताना है। देखिए, बाह्य स्रोतन क्या होता है कि जब कोई दूसरा देश जो है, जैसे मान लीजिए हमारा भारत है, ठीक है? भारत में क्या है आप देखेंगे, हाँ, 1 सेकंड मैं दोबारा से कोशिश करता हूँ मैं बनाने की। मैं परफेक्ट तो नहीं बना पाता हूँ मैप, ठीक है? वो भी मैं आपको थोड़ा-सा ही आधा ही आप कह सकते हैं बना के ही दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरह से हमारा भारत है यहाँ पे, और भारत में देखेंगे कई ऐसी जगह है जहाँ पर जो है दूसरे देशों से लोग जो है अपनी कंपनियां लाते हैं और यहाँ पे स्थापित करते हैं। तो यहाँ के लोगों को क्या मिलता है? रोजगार मिलता है। तो यहाँ पे बोला गया बाह्य स्रोतन के परिणाम स्वरूप कई देशों में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर खुले हैं। ठीक है, एक तो ये आप देख लेंगे यहाँ पे कैसे, जैसे यहाँ पे देखेंगे बाह्य स्रोतन बाहरी एजेंसियों को कार्य में कुशलता एवं लागतें कम करने के लिए प्रदान करता है। इसी के परिणाम स्वरूप भारत, चीन, पूर्वी यूरोप, इजराइल, फिलीपींस में बड़ी संख्या में क्या है? कॉल सेंटर खुले हुए हैं। एक तो ये हो गया। व्यवसाय प्रक्रमण, बाह्य स्रोतन योग्य नवयुवक व नवयुवतियों के लिए जो है रोजगार के जो है नए अवसर प्रदान करते हैं ये, ठीक है, उत्पन्न करते हैं। बाह्य स्रोतन कंपनियों को अतिरिक्त व्यावसायिक अवसरों को उत्पन्न करने में सक्षम बनाता है। इसी कारण नगरीय क्षेत्रों में साइबर कैफे का जो चलन है, आप देखे होंगे ये ज्यादा बढ़ गया है। ज्ञान प्रक्रमण बाह्य स्रोतन ने जो है कई क्षेत्रों को बढ़ाया है, जैसे ई लर्निंग हो गया, आंकड़ा प्रक्रमण, ई बैंकिंग सेक्टर, अनुसंधान एवं विकास। ठीक है, ई लर्निंग हो गया, आंकड़ा हो गया, प्रक्रमण, ई बैंकिंग सेक्टर, अनुसंधान एवं विकास। इन चीजों में ये क्या है? बहुत आगे बढ़े, इन क्षेत्रों का विकास हुआ है। तो ये आपने देख लिया बाह्य स्रोतन। आगे हम आए इसी को इंग्लिश मीडियम में देखे। As a result of outsourcing, a large number of employment opportunities have opened up in many countries. Analyze the statement with 3 suitable examples. तो यहाँ पे आप examples में दे सकते हैं, call centers have opened up in India, China, Eastern Europe, Israel and Philippines. ठीक है, creates new employment opportunities for qualified young men and women. Outsourcing enables the companies to generate additional business opportunities that is why the trend of cyber cafe has increased in urban areas. Knowledge projection outsourcing has given rise to many area like e-learning, data processing, e-banking sector and R&D etc. ये आपके आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में। आगे हम देखें क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ आते हैं हम। ये आपका क्वेश्चन है, चिकित्सा पर्यटन क्या होता है? यहाँ पे बोला गया है, और विकासशील देशों में तेजी से उभरने कि क्या कारण है? देखिए, चिकित्सा पर्यटन वे पर्यटन होते हैं जो हम उपचार के साथ साथ पर्यटन की सुविधा भी इसमें मिलती है। मतलब पर्यटन के लिए भी जाते हैं हम उपचार के साथ साथ। जैसे मान लीजिए आपकी कोई बीमारी है लेकिन आपको ठीक कराने के लिए दूसरे देश जाना पड़ेगा, ठीक है? तो ऐसे ही जो है आप घूम साथ में आपने इलाज तो करवाया, साथ में आप घूम भी लिए, तो ये क्या है? चिकित्सा पर्यटन है। जब चिकित्सा एवं उपचार के साथ साथ पर्यटन की सुविधा भी प्रदान की जाती है तो इसे चिकित्सक पर्यटन कहते हैं। भारत, थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया और सिंगापुर जैसे ये विकासशील देश है। विकासशील देश कौन से होते हैं? जो अभी विकास कर रहे हैं, ठीक है, विकसित हुए नहीं है। एक होता है विकसित देश, एक होता है विकासशील देश। विकसित देशों में कौन कौन से आते हैं? ठीक है, एक विकसित देश होता है, एक विकासशील होता है, एक विकासशील और एक होता है अल्प विकसित। ठीक है, ये 3 कैटेगरी के देश होते हैं। अल्प विकसित, यहाँ पे अल्प विकसित मान लीजिए। तो ये विकसित जो विकास कर चुके हैं, विकासशील जो अभी विकास कर रहे हैं, ठीक है, उसकी राह पर है, उसके रास्ते पर विकास की, जिन्होंने स्टार्ट भी नहीं किया, तो ये इन्होंने विकास की राह पर है। तो ऐसे देशों में जो है भारत भी आता है। भारत, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, ये सब देश क्या है? विकासशील देश है। चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में ये अग्रणी होकर उभरे हैं। ये सारे देश हैं जो चिकित्सा पर्यटन में बहुत आगे निकले हैं। इसका प्रमुख कारण क्या है? इन देशों में विकसित देशों की अपेक्षा, विकसित देशों में क्या होता है कि दवाइयां जो है और जो भी इनका जो भी चिकित्सा होती है सुविधाएं, वो ज्यादा क्या है? महंगी है। लेकिन विकासशील देशों में एक तो चिकित्सा जो है वो अच्छी है, साथ ही साथ वो क्या है? सस्ती है। आप भी देखते होंगे आपको दवाई जितने सस्ते मिल जाती है, असलियत में अगर देखेंगे उन्हीं देशों को क्या है कि दूसरे जो देश है उनको बहुत ज्यादा महंगी पड़ती है दवाई। हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा सस्ती मिल जाती है आपको दवाई। तो ये क्या है कि जो विकासशील देश है इसमें एक तो अपेक्षा जो है विकसित देशों की अपेक्षा देखें हम, चिकित्सीय सुविधाएं का सस्ता होना तथा साथ ही चिकित्सा का उच्च स्तरीय होना भी है। मतलब चिकित्सा का उच्च स्तरीय भी रहता है विकासशील देशों में। यही कारण है कि संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे जो देश है, विकसित देश,
विकसित देश है, अमेरिका और भी कई सारे देश है, तो वहां से भी लोग क्या है, विकासशील देश यानी भारत जैसे देश में जो है, भारत में जो है आते हैं अपना इलाज कराने के लिए। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे देश है दुनिया में जो विकसित तो है, लेकिन वहां पे दवाइयाँ क्या है, बहुत महंगी मिलती है, इस कारण वो दूसरे देशों की तरफ आते हैं, जिसमें भारत भी एक है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा विकासशील देशों में तेजी से उभरने के क्या कारण है। एक तो सस्ता मिलना दवाइयों का, ठीक है, दवाइयों का सस्ता होना, और जो है उच्च जो है टेक्नोलॉजी आप कह लें, या अच्छा जो है चिकित्सा होना। ठीक है, ये चीजें आप डाल सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखें, व्हाट इज द मेडिकल टूरिज्म, व्हाट आर द रीजन फॉर जो है रैपिड इमरजेंस इन डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम, when medical and treatment facilities are also provided along with tourism, it is called medical tourism. Developing countries like India, Thailand, Malaysia and Singapore have emerged as leader in the field of medical tourism. The main reason for this, the cheaper medical facilities is in these countries as compared to the developed countries, and also the higher standard of treatment. This is the reason why thousands of patients from developed countries like USA come to India every year for medical treatment. तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है, सड़क परिवहन के बारे में पूछा गया है कि रेल परिवहन की तुलना में या अपेक्षा उससे बेहतर क्यों है। देखिए, कम दूरी तय करने के लिए हमें सड़क परिवहन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, एक तो कम दूरी हो गया, ये आप डाल सकते हैं यहाँ पे। सामान जो है वो सीधा घर तक पहुंचाया जा सकता है, घर तक पहुंचना। अब रेल परिवहन में अगर आप देखेंगे तो आपको किसी स्टेशन तक छोड़ दिया जाता है, आप घर तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन सड़क परिवहन से क्या रहता है, आप घर तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, ये क्या है, ऐसे क्षेत्र में बन सकते हैं जो बहुत ज्यादा खराब हो। ठीक है, दुर्गम क्षेत्र जिसे कहते हैं, दुर्गम क्षेत्रों में भी जो है हम सड़क परिवहन को ला सकते हैं, लेकिन रेल परिवहन मुश्किल होगा। तो ये आप पॉइंट यहाँ पे याद कर ले, 3 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं, सड़क परिवहन से व्यक्तियों या वस्तुओं को क्या है, हम सीधे घर तक पहुंचा सकते हैं, जबकि रेल जो मार्ग है उन्हें एक निश्चित स्थान तक ही ला सकता है। सड़कों का निर्माण जो है पहाड़ी और अन्य दुर्गम क्षेत्रों में भी हो सकता है, लेकिन रेल मार्गों का निर्माण ऐसे स्थानों पर नहीं किया जा सकता। छोटी छोटी दूरियों को तय करने के लिए सड़क मार्ग का ही प्रयोग करना पड़ेगा। अब जैसे आपको कहीं जाना है, ठीक है, आप बहुत दूर जाते हो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हो, तो आप यूज करते हो रेल का। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ से अगर आपका घर है, ये आपको स्कूल जाना है, तो रेल का यूज नहीं करेंगे आप। मान लीजिए आपका 1 किलोमीटर जो स्कूल है, ये दूरी है, तो आप उसके लिए सड़क का ही यूज करोगे, सड़क परिवहन का। ये आपका हो जाएगा। इसी को अगर हम इंग्लिश मीडियम में देख ले, हाउ इज द रोड ट्रांसपोर्ट बेटर देन रेल ट्रांसपोर्ट, प्लीज जो है क्लैरिफाई। आंसर देखे हम, तो ये है, रोड ट्रांसपोर्ट can take people or goods to their home, while railways can bring them only a certain place. Roads जो है can also constructed in high जो hilly and other inaccessible areas, whereas railways cannot be constructed at such place. Only roadways are used to cover short distance. तो ये आप पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महामार्गों के बारे में बोला गया है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है 5 नंबर में पेपरों में, कि महामार्गों की आपको परिभाषा देनी है, साथ ही उसकी विशेषता बताते हुए आपको बताना है। महामार्ग वे पक्की सड़कें हैं जो दूर स्थित स्थानों को मिलाती है, इनकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, महामार्ग है क्या, ये एक तो ये बताना आपको, और इनकी आपको परिभाषा है, जो विशेषता है वो बतानी है। महामार्ग क्या है, वे पक्की सड़कें जो दूर स्थानों को मिलाती है, इनकी प्रमुख विशेषता कुछ इस तरह से यहाँ देख रहे होंगे। महामार्ग क्या होता है, आपने वो देखा होगा कि हम जो है फ्लाईओवर बना देते हैं। फ्लाईओवर क्या होता है, जैसे रोड जा रही है नीचे से, ठीक है, नीचे से रोड जा रही है, हम ऊपर से फ्लाईओवर निकाल देते हैं। और फ्लाईओवर बनाने से क्या होता है कि एक तो आप फ्लाईओवर जो होता है वो बहुत ज्यादा दूरी के लिए बनाया जाता है, यानी बहुत दूर की, अगर हम देख ले नगर, दूसरे स्टेट भी देख सकते हैं हम, दूसरे स्टेट को जोड़ने के लिए भी हम जो है फ्लाईओवर का यूज करते हैं, उसे बनाते हैं। इससे होता क्या है, इसमें जो फ्लाईओवर बनाते हैं यानी महामार्ग बनाते हैं, इसमें आपको रेड लाइट देखने को नहीं मिलेगी, यानी आपको रुकने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे बताया हुआ है, महामार्गों को आवधिक यातायात की सुविधा प्रदान करने के लिए इन फ्लाईओवर बनाए जाते हैं। यथासंभव लाल बत्ती नहीं रखी जाती। ठीक है, लाल बत्ती नहीं रहती इसमें। ये सड़कें जो है गतिरोधकों से मुक्त और
कई लेन वाली होती है, ठीक है। यहाँ पे कोई रुकावट नहीं होती और कई लेन वाली होती है, मतलब यहाँ पे आप देखेंगे सिर्फ जाने जाने के लिए आपको 3-4 लेन की दिख जाएगी, फिर आने के लिए आपको 3-4 लेन की दिख जाएगी। यहाँ से मान लीजिए ये यहाँ तक जो है ये सारी क्या है, ये आने का है और ये जाने का है। तो एक बार में आप कई सारी यहाँ पे आप कह सकते हैं कई लेन है इसमें जो गाड़ियां जा सकती है, ठीक है। ऐसी आने के लिए होता है। इनकी चौड़ाई बताई हुई है कि 80 मीटर होती है। ये सड़कें जो है देश के प्रमुख नगरों और पत्तनों को मिलाती है। जैसे दिल्ली से हमें जो है अगर हमें पंजाब जाना है तो उसके लिए, ठीक है। ऐसे हमारे बहुत सारे हाईवे हैं जो बने हुए हैं। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, जो स्वर्णिम चतुर्भुज है आपका चैप्टर, आपने चैप्टर में पढ़ा होगा, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इन सड़कों के किनारों पर जो है रेलिंग लगी होती है। आप किनारे देखेंगे तो क्या होता है, रेलिंग ऐसे बना दिया जाता है कि कोई व्यक्ति जो है इससे पार ना जा सके, ठीक है, ना आ सके, क्योंकि ताकि कोई भी जो है इसको क्रॉस ना कर सके, ताकि यातायात जो है निर्बाध गति से चलता रहे, यानी कि कोई जो है रुकावट ना हो और ये जो यातायात है वो होता रहे। तो ये है आपका महामार्गों के बारे में। बहुत ईजी है, रेड लाइट नहीं होता है, रुकावट जैसी जो है चीजें नहीं होती इसके अंदर, ठीक है। हम इसके ऊपर जैसे आप देखेंगे सड़कें जो रहती है यहाँ पे, जो महामार्ग होता है, हम अपनी अगर सड़कों की बात करें नॉर्मल, तो स्पीड ब्रेकर लगा दिया जाता है, ठीक है, उठा के बना दिया जाता है ताकि स्पीड कम कर ले आने जाने के लिए। लेकिन इसमें स्पीड ब्रेकर जो है गति अवरोधक, यानी स्पीड ब्रेकर जो रुकता है, वो सारी चीजें इसमें नहीं होती है। एक स्टेट को दूसरे स्टेट से मिलाती है ये। बहुत ज्यादा फायदा होता है अगर किसी देश में जो महामार्ग है वो है बहुत ज्यादा, ठीक है। आगे देखते हैं हम इसी को इंग्लिश मीडियम में। गिविंग द डेफिनेशन ऑफ हाईवेज, टेल देयर मेन फीचर्स। हाईवेज आर paved roads that connected distant place. Their main feature are as follow। जैसे यहाँ पे बताया मैंने, फ्लाईओवर आर मेड ऑन द जो हाईवेज टू फैसिलिटेट जो है अनटेरिटोरियल ट्रैफिक। एज फार एज पॉसिबल द रेड मेशन इज नॉट केप्ट। These roads are free from speed breaker and have मल्टीपल जो है लाइन्स होती है, लेन्स होती है इसमें। Their width is about 80 meters। width जो रहती है 80 meters की रहती है। These roads connected to the major cities and ports of the country। There are railing on the sides of the roads of these roads so that they cannot be crossed anywhere। Let the traffic move smoothly। तो ये आपका इंग्लिश मीडियम में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए हम। क्वेश्चन नंबर 34 है, मनुष्य निर्मित जो नौ परिवहन है उसके बारे में पूछा गया है, जो कि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। तो इसका नाम है पनामा नहर, ठीक है। पनामा नहर जो है यहाँ पे अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। अगर आपने वर्ल्ड देखा होगा कुछ ऐसे, ठीक है, तो ये हमारा प्रशांत महासागर हो जाता है इस तरफ भी, इस तरफ भी। फिर इसके बाद जो है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, फिर इधर की साइड देखेंगे तो उत्तर अटलांटिक, जो अटलांटिक महासागर यहाँ पर है। फिर इसके बाद जो है आपका अफ्रीका आ जाता है, अफ्रीका। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे हिंद महासागर नीचे की तरफ, फिर यहाँ पे हमारा इधर भारत, एशिया आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है जो अटलांटिक महासागर है उसको क्या प्रशांत महासागर से जोड़ती है, आप कुछ इस तरह से ले ले, यहाँ पे जोड़ती है। तो इस नहर की विशेषताओं के बारे में आपको लिखना है। पनामा नहर आप जानते होंगे, इसका नाम पनामा नहर है, जो कि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इसकी विशेषता क्या है, पनामा नहर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के जो मध्य है, यहाँ पे मैंने बात किया उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, उसके मध्य जो है 72 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। इस नहर के कारण जो उत्तरी अमेरिका के पूर्व जो न्यूयॉर्क और पश्चिम में जो सैन फ्रांसिस्को है उसके मध्य जो जल परिवहन है वो 13,000 किलोमीटर की दूरी उससे कम हो गई। इसी तरह पश्चिमी यूरोप और जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट की दूरी भी कम हो गई। यानी एक तो ये इसका फायदा हो गया कि 13,000 की किलोमीटर की जो दूरी थी वो कम हो गई। किस किस के बीच, न्यूयॉर्क हो गया, ठीक है, पूर्व न्यूयॉर्क हो गया, और पश्चिम में स्थित जो है सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, उसके बीच जो है 13,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। आगे देखिए हम, दक्षिण अमेरिका के पूर्वी एवं पश्चिमी तटों के मध्य आसानी से जो है परिवहन हो पाता है इस नहर के कारण, और यह नहर दक्षिण अमेरिका के राष्ट्रों के मध्य जो है व्यापार को बढ़ाने में बहुत सहायक हुआ है। तो मनुष्य निर्मित है ये जो आपका नौ परिवहन, ठीक है। ये आपका हो जाएगा पनामा नहर के बारे में। ऐसी आपका स्वेज नहर के बारे में भी पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चंस आप जरूर रेडी कर ले, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश मीडियम में अगर हम देखें पनामा नहर के बारे में, द नेम ऑफ इंपोर्टेंट मैन मेड जो है शिपिंग कैनल विच
जो है कनेक्ट्स द अटलांटिक ओशन द विद द पैसिफिक ओशन, राइट द फीचर ऑफ द कैनल। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेंगे 72 किलोमीटर किस किस का, एक तो नॉर्थ बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, एक तो इतना लंबा है ये। ठीक है, द पनामा जो कैनल है इज 72 किलोमीटर बिटवीन नॉर्थ एंड साउथर्न अमेरिका is long. Due to this canal, 30,000 kilometer of water transport between North America, East New York and जो है West San Francisco. The distance has decreased. Similarly, Western Europe and जो है the distance of the west coast of America has decreased. यहाँ पे आगे देखेंगे, there is easy to transportation between the east and west coasts of America. This canal America has been helpful in increasing the trade between the nation. ये आपका हो जाएगा इंग्लिश मीडियम में। आगे आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 35 है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वायु परिवहन के बारे में बोला गया, उसकी भूमिका आपको बतानी है। देखिए, वायु परिवहन के थ्रू जो व्यापार होता है उसकी क्या भूमिका रहती है। एक तो आप कोई भी सामान हो, एक तो तेज गति से, ठीक है, तेज गति से आप भेज सकते हैं, यानी वायु परिवहन रहता है। जो हवा के माध्यम से आप कह सकते हैं कि हवाई जहाज हो गए, ठीक है, उनके माध्यम से जाता है तो वो बहुत जल्दी पहुंच सकता है, एक तो ये हो गया। ऐसे क्षेत्रों में भी जा सकते हैं जहां पे क्या पहाड़ हो, पर्वत हो, जिससे हम सड़क में भी दिक्कत आती है, रेल में भी दिक्कत आती है, लेकिन हवाई जहाज रहेगा वो क्या ऊपर से उड़ के चला जाएगा, यानी वायु परिवहन में हम इसके ऊपर से जा सकते हैं, एक तो ये फायदा हो गया। ठीक है, किसी को बहुत ज्यादा जरूरत है, कोई वर्ल्ड है उसमें आपदा आ गई है, मान लीजिए कोई, आपने देखा होगा अभी टर्की में जो हुआ भूकंप आ गया, उसमें बहुत सारे 40,000 कह रहे हैं कि 40,000 जो प्लस है, ठीक है, लोगों की जो है मृत्यु हुई है इस भूकंप के कारण। तो भारत ने क्या है कि अपना वायु परिवहन का ही यूज किया ना, मतलब बहुत तेजी से उन्होंने जो है जल्दी से सामान भेजा लोगों की मदद करने के लिए। तो आप कह सकते हैं ये इनसे हम क्या है दवाइयां ले जा सकते हैं, डॉक्टरों को ले जा सकते हैं, ये इनको हम जल्दी पहुंचा सकते हैं। ठीक है, आपातकाल जैसी स्थिति रहती है, जैसे युद्ध हो गया, उस समय भी इसका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखे हुए। वायु परिवहन एक तीव्रतम साधन है, इसके कारण आज विश्व का कोई भी स्थान देखे हम तो 35 घंटे से अधिक की दूरी पर नहीं है। मतलब पूरा वर्ल्ड देख ले, किसी भी स्थान पे हमें पहुंचना हो जो तो हम 35 घंटा, पूरे वर्ल्ड में कोई भी जगह हो, हम 35 घंटे से अधिक नहीं लगाएंगे उसको पहुंचने के लिए। वायु परिवहन के कारण ये संभव हो पाया। इसके द्वारा मूल्यवान वस्तुओं जैसे जीवन रक्षक दवाओं को तीव्रता से कम समय में गंतव्य तक जो है जहां पे जरूरत है वहां पे पहुंचाया जा सकता है। दुर्गम स्थल हो गए जैसे पहाड़, दलदल हो गया, बीहड़, जंगल आदि क्षेत्रों में वायु परिवहन द्वारा ही जो परिवहन है वो संभव हो पाता है। आपातकाल और युद्ध हो गया, उस समय क्या है इनका महत्व जो है बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा 35। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, तो ये इस क्वेश्चन को भी आप रेडी कर ले। इसमें आपके वही क्वेश्चंस जो लिए गए हैं बहुत ज्यादा, मतलब आप कह सकते हैं कि हमने इन क्वेश्चंस को ऐसे लिया कि 95 प्लस से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इतने परसेंट हमें लगता है कि क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम इसी को इंग्लिश मीडियम में। देखिए, एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में बोला गया था, प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंटरनेशनल ट्रेड, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ठीक है, तो एयर ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ड्यू टू विच टुडे no place in the world is more than 50 hours away. Through this, valuable goods like saving medicines can be transported to the destination in the short time. Transport is possible only through air. Transport is in inaccessible areas like mountains, swamps, and wrecked forest, etc. The importance of air transport increases a lot in the times of emergency and war. तो ये आपका आ जाएगा इंग्लिश मीडियम में एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में। आगे देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर आपका 36 है। विश्व में अंतःस्थलीय जलमार्ग के बारे में पूछा गया है, उसके लिए क्या क्या चीजें उत्तरदायी 3 कारकों की व्याख्या करनी है। देखिए, अंतःस्थलीय जलमार्ग हो, ठीक है, उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरत है यहाँ पे देख लेते हैं हम। मान लेते हैं हमने भारत का मैं मैप बना के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मान लेते हैं ये ठीक है, मैप थोड़ा सा खराब बन गया है, लेकिन आप इसे मान लीजिए। यहाँ पे मान लीजिए भारत है, भारत का एक शहर है, जैसे यहाँ पे यूपी है, यूपी से मान लीजिए हमें मुंबई है, तो यहाँ पे क्या है, अगर हम व्यापार करते हैं सड़क के माध्यम से, ठीक है, तो हमें टाइम मतलब आप कह सकते हैं लगेगा, या उसमें बहुत ज्यादा पैसा लगेगा। अंतःस्थलीय
जल मार्ग जो रहता है, इसमें अगर नदी बनी है इधर से इधर तक, तो हम क्या करेंगे, नदी के माध्यम से ही जो है व्यापार कर लेंगे। इससे हमारा पेट्रोल जैसी ये चीजें का खर्चा कम होगा, बहुत कम होगा, और सामान क्या है जल्दी भी पहुंचेगा। तो क्या-क्या चीजें हमें जरूरत है कि अंतः स्थलीय जलमार्ग हो, ठीक है? अंतः जो है अंदर जो है हो पाए। तो यहाँ पे देखते हैं हम, ये जो नदियाँ रहनी चाहिए, क्या-क्या रहनी चाहिए इसके अंदर, ये बारिश के पानी से ना बनी हो, ठीक है? कि इसके अंदर पूरे साल 12 के 12 जो महीने हैं, वो 12 मंथ इसके अंदर पानी रहना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे देखेंगे नदियाँ 12मासी होनी चाहिए। जिन नदियों में जल केवल वर्षा ऋतु में ही रहता है, उनका प्रयोग जो है वर्ष भर जो है हम जल मार्गों के रूप में नहीं कर सकते। इसीलिए क्या है 12 के 12 महीने रहने चाहिए। नदियों का जो मार्ग है वो जल प्रपातों, सोपानी प्रपातों, छिप्रिकाओं तथा महाखंडों से मुक्त होनी चाहिए, ठीक है? ये हो गया। नदियों में विसर्प भी जो है कम होने चाहिए, जिससे सीधा जल मार्ग प्राप्त हो सके। आपने देखा होगा नदियाँ जो है ऐसे विसर्प की तरह ना हो, बल्कि सीधा हो, तो उससे क्या है कि हम बहुत जल्दी और अच्छे से जो है परिवहन, जो अंतःस्थलीय जल मार्ग के द्वारा जो है हम परिवहन अच्छा कर सकते हैं। शीतकाल में जो नदियाँ है वो बर्फ मुक्त होनी चाहिए, यानी ठंडी के समय क्या है कि ये नदियाँ बर्फ के रूप में ना बदल जाए, ठीक है? तो ये बर्फ मुक्त होनी चाहिए, और नदियों का जो मुहाना है उसे साफ रहना चाहिए, जिससे समुद्र जो यातायात है, से आंतरिक यातायात को जोड़ा जा सके। तो ये पॉइंट्स है आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, ठीक है? अंतःस्थलीय जलमार्ग के बारे में। इसी को अगर हम इंग्लिश मीडियम में देखें, एक्सप्लेन 3 फैक्टर्स रिस्पांसिबल ऑफ द फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इनलैंड वाटरवेज इन द वर्ल्ड, ठीक है? So rivers should be perennial. The rivers in which water remains only in the rainy season cannot be used as waterways throughout the year. The course of the river should be free from waterfalls, step falls, creeks and जो है great ravines. There should be less sluice in the rivers so that straight waterways can be obtained. Rivers should be free of ice in water. The the mouths of the rivers should be kept clean so that internal traffic can be connected with the sea traffic. तो ये आपका आ जाएगा इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका 37, मनुष्य निर्मित उस महत्वपूर्ण नौ परिवहन की नहर का नाम बताइए जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। तो ये आपका आ जाएगा सुएज नहर, ठीक है? ये सुएज नहर है। एक हमने पनामा नहर भी बात किया था, जो कि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, लेकिन ये क्या है भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है। तो ये है आपकी सुएज नहर। सुएज नहर जो है मानव निर्मित है, यानी मानव के द्वारा बनाया गया नहर है ये। इस नहर का निर्माण अगर हम देखें तो ये 1869 में मिस्र में हुआ था। इस नहर का यह नहर भूमध्य सागर को क्या है लाल सागर से जोड़ती है, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है। यह लगभग 180 किलोमीटर लंबी है तथा 11 से 15 मीटर गहरी है। इस नहर के द्वारा यूरोप और दक्षिणी एशिया व ऑस्ट्रेलिया के मध्य की दूरी को है और दूरी को उत्तर मानसा आंतरिक मार्ग की तुलना में कम हुई है। इसकी मतलब दूरी जो है एक तो कम हो गई यूरोप, दक्षिणी एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच की। इस नहर में अगर हम देखें तो डेली के डेली जब 100 से ज्यादा जलयान आवागमन करते हैं, यानी आते जाते हैं 100 से ज्यादा ही, ठीक है? नील नदी से नौगम्य ताजा पानी की नहर भी सुएज नहर से ही मिलती है। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37। सुएज नहर के बारे में 1869 में मिस्र में हुआ था इसका निर्माण। 180 किलोमीटर लंबी है, 11 से 15 मीटर ये गहरी है। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, ठीक है? रोज के रोज अगर हम देखें प्रतिदिन यहाँ पर 100 से ज्यादा जो है जलयान आवागमन यानी आते जाते रहते हैं। इसकी वजह से जो है यूरोप हो गया और दक्षिणी एशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इनके बीच की जो दूरी थी वो कम हो गई है, ठीक है? ये चीजें आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाएगा 37। इसी को अगर इंग्लिश मीडियम में देखें हम, नेम द इम्पोर्टेंट मैन मेड शिपिंग कैनल द कनेक्ट्स द मेडिटेरियन सी एंड द रेड सी, मेंशन एनी 4 फीचर ऑफ दिस कैनल, ठीक है? तो यहाँ पे 1869 में इजिप्ट में बनी थी। दिस कैनल वाज बिल्ट इन 1869 इन इजिप्ट। दिस कैनल कनेक्ट्स द Mediterranean Sea with the Red Sea. This is about 180 kilometers long and 11 to 50 meters deep. The distance between Europe and South Asia and Australia through this canal, the northern distance is less than that of the Handland route.
100 ships travel daily in this canal. The navigable freshwater canal from the Nile also joins the Suez Canal. ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा आंसर इंग्लिश मीडियम में। आगे हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सड़कों पर संकुलन के बारे में पूछा गया, क्यों हो जाता है? परिवहन संकुलन की समस्या को समाधान के बारे में क्या क्या है? संकुलन का मतलब इतना जान के चलिए कि संकुलन का मतलब होता है जाम लगना। ठीक है, ये सड़क है और सड़क के बीच क्या है आप देखेंगे, सड़कों पर संकुलन क्यों होता है ये बोला गया है। तो और परिवहन संकुलन की जो समस्या उसको कैसे हम हटा सकते हैं, मतलब उसका समाधान आपको बताना है। तो संकुलन किस लिए होता है? सड़क जो है जो भी आवश्यकता है उसको वो पूरा नहीं कर पा रहा हो, इसलिए जो है सड़कों पर क्या लगता है? संकुलन यानी जाम लगता है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। अगर हमें इसकी ये जो समस्या है इसका समाधान करना है तो यहाँ पे देखेंगे हम सार्वजनिक बस सेवाओं के सुधार में परिवहन के द्रुत मार्ग का विकास करना होगा। ठीक है, सड़कों को और चौड़ा करना होगा, उनकी गुणवत्ता में सुधार करना होगा। इसको कई लेन वाली भी हम बना सकते हैं, तो ये भी एक हो जाएगा। पुलों, फ्लाई ओवरों तथा दोहरे वाहन मार्गों का निर्माण करना और उच्चतर पार्किंग शुल्क लगाकर निजी वाहनों की संख्या को नियंत्रित करना। तो ये आप पॉइंट्स लिख सकते हैं जिससे हम परिवहन संकुलन यानी जाम की जो समस्या रहती है उसका हम उपाय कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखेंगे। व्हाई डज जो है कॉन्गेशंस हैपन ऑन द रोड्स, एक्सप्लेन द मेजर्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉन्गेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेंगे आप, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन द रोड सिस्टम इज नॉट डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द ट्रैफिक ही कॉन्गेशन ऑन द रोड्स increases, it is also called jam on the roads। तो ये हो जाएगा आपका। आगे देखिए इसके पॉइंट है इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक bus service and development of fast way of the transport, widening of roads and improving their quality, constructions of bridges, flyovers and dual carriageways to control the number of private vehicles by imposing higher parking fees। ठीक है, तो ये आपका इंग्लिश मीडियम में आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 38। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। राइन नदी जलमार्ग के बारे में बोला गया है कि विश्व का सबसे अत्यधिक प्रयोग में लाया जाने वाला जलमार्ग क्यों है? कोई 3 कारण बताने। जो राइन नदी जलमार्ग है विश्व में देखिए देखेंगे ज्यादातर जो व्यापार होते हैं आपने सुना भी होगा, भारत जो है व्यापार भी करता है, तो ज्यादातर क्या है कि वो इसी के थ्रू आते हैं। ठीक है, जलमार्ग के थ्रू ही सारे देश जो है जलमार्ग के थ्रू ही व्यापार करते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे हमने ईरान है तो ईरान में भी हमने पोर्ट बना रखा है। ठीक है, कुछ हो तो व्यापार हम ज्यादातर करते हैं जलमार्गों के थ्रू। लेकिन राइन नदी एक ऐसा जलमार्ग है विश्व का अत्यधिक सबसे ज्यादा प्रयोग में लाया जाने वाला जलमार्ग है। बताना है क्यों? तो यहाँ पे देखिए यह यूरोप के संपन्न कोयला खनन क्षेत्रों से होकर गुजरता है, गुजरता हुआ परिवहन सुविधाएं प्रदान करता है तथा संपूर्ण नदी बेसिन विनिर्माण की दृष्टि से अधिक संपन्न है। तो ये क्या है? यूरोप के जो संपन्न कोयला खनन है उसके क्षेत्रों से होकर गुजरता है। ठीक है, एक तो ये आप डाल सकते हैं यहाँ पे। यह जलमार्ग जो है स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम तथा नीदरलैंड के जो है औद्योगिक क्षेत्रों को उत्तरी अटलांटिक समुद्र मार्ग से जोड़ता है। प्रति वर्ष देखिए 20,000 से अधिक समुद्री जलयान तथा 2 लाख से अधिक जो है आंतरिक मालवाहक जो पोत है इस मार्ग से वस्तुओं एवं सामग्रियों को आदान प्रदान करते हैं। यह जलमार्ग जो है स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम के औद्योगिक क्षेत्रों को उत्तरी अटलांटिक समुद्र मार्ग से जोड़ता है। तो ये दो बार आ गया पॉइंट। ये आप लिख सकते हैं कि बहुत ज्यादा यूज किया जाने वाला जो है जलमार्ग है। ठीक है, आगे देखते हैं इसी को अगर हम इंग्लिश मीडियम में। व्हाई इज द राइन जो है रिवर वाटरवे द वर्ल्ड्स मोस्ट यूज्ड वाटरवे, गिव एनी 3 रीजन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जैसा बताया 3 बोला गया है। तो इट प्रोवाइड्स ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज जो है passing through the rich coal mining areas of Europe, and the entire river basin is very rich in terms of manufacturing. This waterways connected the industrial areas of Switzerland, Germany, France, Belgium and जो है Netherlands with the northern Atlantic Sea route. Every year more than 20,000 sea vessels and more than 2 lakh inland cargo vessels exchange goods and material through this route। ये आपका आ जाएगा। बाकी ये आपका तीसरा वाला दूसरा पॉइंट दोबारा टाइप हो गया, तो ये आपका हो जाएगा। 3 पॉइंट बोले गए थे, 3 पॉइंट आपके ये है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। संसार में उपग्रह संचार की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन करें। देखिए
हम जब जिस धरती पे रहते हैं, ये आप मान लीजिए पृथ्वी है, धरती है ये, ठीक है, पृथ्वी नहीं है। हमने आसमान में क्या छोड़ रखे हैं? अपने सैटेलाइट छोड़ रखे हैं और बहुत सारे देशों ने छोड़ रखे हैं जिससे निगरानी रखते हैं। तो संसार में उपग्रह संचार की किन्हीं 3 विशेषता क्या-क्या है? एक तो आप देखेंगे उपग्रह देखिए आधुनिक तकनीकी ज्ञान के आधार पर मनुष्य ने संचार व्यवस्था के लिए उपग्रह का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। उपग्रहों से संचार का काम लिया जाता है। उपग्रह संचार से निम्नलिखित उपलब्धियां प्राप्त हुई है। क्या-क्या? उपग्रह के माध्यम से संदेश भेजने में जो है खर्च है उसमें कम आता है। एक तो ये उपग्रह संचार प्रणाली द्वारा जो रेडियो और टेलीविजन है उसका प्रयोग किया जा सकता है। उपग्रह संचार से जो है मौसम का पता लगाते हैं कि किस तरह का मौसम होगा। उपग्रह संचार प्रणाली द्वारा पृथ्वी के खनिजों को भी ज्ञात किया जा सकता है और इस प्रणाली द्वारा सैनिक और असैनिक कार्यों में सहायता मिलती है। सैटेलाइट हम उससे नजर रखते हैं और साथ ही आप आने वाले समय में देखोगे जो हम इंटरनेट यूज करते हैं ना वो हमारा क्या रहता है कि वो जमीन के अंदर ऐसे रहते हैं। हम सैटेलाइट की वजह से धीरे-धीरे जो है सैटेलाइट से ही धीरे-धीरे क्या है कि उन एरियाज़ में जहाँ इंटरनेट नहीं है, वो वहाँ पर हम क्या है इंटरनेट पहुँचा पाएँगे। तो आने वाले समय में आप ये देखने वाले हो, ये उपग्रह संचार की आप सैटेलाइट को ही इसमें बताना है आपको। आगे देखिए हम इसी को इंग्लिश मीडियम में डिस्क्राइब एनी 3 फीचर ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन इन द वर्ल्ड। तो ये है ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल knowledge man has started using satellite for communication system. The work of communication is taken from satellite. The following achievement have been achieved through satellite communication. The cost of sending message through satellite has come down. Satellite communication system can also radio and television etc. Weather information is obtained from satellite communication. Earth minerals can be known by satellite communication system. This system help in military and civil work. तो ये आपका आ जाएगा सैटेलाइट के बारे में, ठीक है। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ आते हैं। संसार के सबसे लंबे पार महाद्वीपीय रेल मार्ग का नाम बताना है। इसकी किन्हीं 4 विशेषताओं के बारे में भी बताना है। तो ये राइट आंसर निकल कर आ जाएगा पार साइबेरियन रेल मार्ग, ठीक है। इसका नाम है संसार का सबसे लंबा महाद्वीपीय रेल मार्ग है ये पार साइबेरियन रेल मार्ग। यह रेल मार्ग पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग जो है उससे बर्ग से पूर्व में प्रशांत महासागर तट है वहां पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक जो है ये फैला हुआ है। इसकी लंबाई देखें तो ये 9322 किलोमीटर लंबा है। दोहरे पथ से युक्त है यानी 2 लेन है इसके, ठीक है। विद्युतीकृत एशिया का महत्वपूर्ण जो है रेल मार्ग है ये। यह एशियाई प्रदेशों को क्या है पश्चिमी यूरोपीय बाजारों से जोड़ता है। इस रेल मार्ग को दक्षिण से जोड़ने वाला योजक मार्ग है और यह रेल मार्ग यूराल पर्वत हो गया ओब और येनिसी नदियों से होकर गुजरता है। तो यह है पार साइबेरियन रेल मार्ग के बारे में जो कि बताया गया ये जो रेल मार्ग है पश्चिम में जो सेंट पीटर्सबर्ग है उसके पूर्व में प्रशांत महासागर तट पर स्थित जो व्लादिवोस्टोक है वहां तक फैला हुआ है। 9322 किलोमीटर लंबा है। दोहरा पथ से युक्त है ये, ठीक है। एशिया का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है ये, उसमें से महत्वपूर्ण मार्ग है रेल मार्ग। ये एशियाई प्रदेशों को क्या है पश्चिमी यूरोपीय बाजार से जोड़ता है। इस रेल मार्ग को दक्षिण से जोड़ने वाले योजक मार्ग है। यह रेल मार्ग यूराल पर्वत हो गया और येनिसी जो नदियां है उससे होकर गुजरती है ये। इंग्लिश मीडियम में इसी को देख ले हम। राइट द नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट जो है ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवेज रूट इन द वर्ल्ड, ठीक है। डिस्क्राइब एनी फॉर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांस साइबेरियन जो है राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। रेल रोड रेल मार्ग कह ले रेल रोड। आंसर क्या क्या है यहाँ पे इसके पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं। दिस जो है रेल रोड एक्सटेंड्स फ्रॉम जो है सेंट पीटर्सबर्ग इन द वेस्ट ऑफ जो है व्लादिवोस्टोक ऑन द पैसिफिक ओशन कोस्ट इन द ईस्ट। इट इज 9322 किलोमीटर द लॉन्ग डबल ट्रैक electrified railways is the one of the most important railways route in Asia. It connects the Asian region with the Western Europe markets. There are connector routes connecting this railroad to the smooth. The railroad passes through the Ural mountains, the Ob and Yenisei rivers. तो ये आपका राइट आंसर इंग्लिश मीडियम में हो जाएगा। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 42 क्वेश्चन है व्यापार संतुलन से क्या मतलब होता है। व्यापार संतुलन के प्रकार को स्पष्ट करना है। देखिए व्यापार संतुलन क्या रहता है। हमने जैसे भारत है, भारत जो है कई देशों से व्यापार करता है, सामान लाता है। तो हम क्या है कि सामान सिर्फ खरीद रहे हो उसको बेच कम रहे, तो इससे क्या होगा कि ये घाटा होगा, ठीक है।
ये क्या होगा, ऋणात्मक संतुलन रहेगा। हम सिर्फ खरीद रहे हैं उसको, बेच कुछ नहीं रहे, यानी वो हमसे खरीद के जा रहा है, हमारे ही पैसे लेके जा रहा है। लेकिन जब वो हमें 50 का बेचेगा, हम भी उसे 50 का बेचेंगे, क्या रहेगा, ये संतुलन रहेगा। तो एक देश दूसरे देश को कुछ वस्तुएं या सेवाएं भेजता है, या कुछ वस्तुएं या सेवाओं को अपने देश में मंगाता है, इसी को आयात व निर्यात के अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। दो प्रकार के होते हैं ये, दो टाइप है इसके, एक तो ऋणात्मक संतुलन, एक धनात्मक। ऋणात्मक कैसे रहा कि हमने मंगाया, देश दूसरे देश से वस्तु खरीदने पर उस मूल्य से अधिक खर्च करता है जितना वह अपनी वस्तुओं को बेचकर मूल्य प्राप्त करता है, अर्थात आयात का मूल्य निर्यात के मूल्य से अधिक होता है। इसे आप ऐसे ना समझे, मतलब ऐसे समझे इजी में कि आपने सामान मंगाया दूसरे देशों से, ठीक है, और आपने उसको बेचा कुछ नहीं, ठीक है, बहुत कम, मान लीजिए 100 रुपए का आपने सामान खरीदा है, उसको बेच 25 का दिया, तो ये क्या है, ऋणात्मक है, संतुलन नहीं है। लेकिन आप लगभग जो है 49 के आप करीब पहुंचोगे, वो भी 50 51 भेज रहा है, तो लगभग ये संतुलन में आ जाएगा। लेकिन अभी क्या है, ये संतुलन नहीं है, 25 का आप बेच रहे हो उसे, 100 रुपए का खरीद रहे, तो ये संतुलन नहीं है। धनात्मक संतुलन क्या होता है, यदि निर्यात का मूल्य विक्रय आयात के मूल्य से अधिक है, तो यह धनात्मक व्यापार संतुलन होगा। यानी आपने भेजा तो ये धनात्मक कब होता है, जब फायदा हो आपका, ठीक है, और घाटा होगा आपका, तो आपका ऋणात्मक संतुलन होगा। तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में इसी को देख ले, व्हाट इज मीन बाय द बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। तो अ कंट्री sends export some goods or service to another country, or imports some goods or service into its own country, imports that the difference between this import and export is called trade balance. It is of two types, negative balance and positive balance. Negative balance होता क्या है, this country spends more on buying goods from other countries than the value it receives by selling it on goods, that is the value of imports is more than the value of export. The positive balance देखें तो it is value of export selling value is more than the value of imports, then it is a positive trade balance. ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्त व्यापार क्या है, इसके गुण और दोष क्या है। मुक्त व्यापार क्या होता है, जब हमने साइन कर रखा है कि भाई तुम व्यापार, हम एक दूसरे के साथ व्यापार करेंगे, जब दो देश क्या है, मध्य व्यापारिक जो बाधाएं है वो हटा देते और सीमा शुल्क वो क्या कर देते, खत्म कर देते, इसे मुक्त व्यापार कहा जाता है। इसके गुण और दोषों के बारे में बोला गया है, इसी को इंग्लिश मीडियम में देखें। हाँ देखिए गुण और दोष क्या क्या है, फायदे और नुकसान क्या क्या है। जब हम हटा देते हैं तो क्या है कि दूसरे देशों की जो कंपनी आती है वो अपना सामान देशों के अंदर बेचने लग जाती है, जो कि हमारा एक अपना सामान रहता है उसकी जो है वो कम होने लग जाता है, मतलब उसका बिकना कम होने लग जाता है। तो आत्मनिर्भर निर्भर जो रहना चाहिए हमें, उसमें हमें प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप गुण में और दोष में लिख सकते हैं। गुण में आप लिख सकते हैं कि दूसरे देशों से आता है, जब मुक्त व्यापार होता है तो रोजगार इसका बढ़ता है, ये सारी चीजें आप गुण में लिख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में देखिए, व्हाट इज फ्री ट्रेड, जो है स्टेट इट्स मेरिट और एंड जो है डिमेरिट्स। तो व्हेन ट्रेड बैरियर्स between two countries are removed, such as the abolition of जो है customs duties, it is called free trade, ठीक है, ये हो जाएगा। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन, ट्रक कृषि के बारे में बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, ट्रक कृषि किसे कहते हैं, तो जहां केवल सब्जियों की खेती होती है वहां ट्रक फार्म एवं बाजार के मध्य दूरी रात भर में तय करते हैं, इन्हें ट्रक कृषि कहते हैं। देखिए आपको भी पता है कि सब्जी क्या रहता है, सब्जी खराब होने वाली चीज है, अगर उसको हमने जल्दी नहीं बेचा तो सब्जी जब खेत से निकाली जाती है तो रात भर में उसे कहाँ ले जाया जाता है, बाजारों के फार्म में हो गया, फार्म हो गया, बाजार हो गया, तो हम ट्रक के माध्यम से ले जाते हैं, इसी को ट्रक कृषि क्या कहा जाता है। इंग्लिश मीडियम में देखिए, व्हाट इज ट्रक एग्रीकल्चर, तो वेयर ओनली वेजिटेबल आर जो है कल्टीवेटेड, ट्रक कवर द डिस्टेंस बिटवीन द फार्म एंड द मार्केट ओवरनाइट, दीज आर कॉल्ड ट्रक एग्रीकल्चर, ठीक है, ये हो जाएगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 45 की तरफ, झूम खेती किसे कहते हैं, अथवा कर्तन एवं धान कृषि की व्याख्या करें। देखिए झूम खेती होता क्या है, इस प्रकार की कृषि में कि वनस्पतियों को काट दिया जाता है और जला देते हैं, जैसे पेड़ बने हुए हैं बहुत सारे, ठीक है, और यहाँ खेती जो करने के लिए हम क्या करते हैं, इन्हें जो है जला देते हैं, और ये जली हुई राख को क्या है कि उसके उर्वरता कार्य, यानी हम जो है उपजाऊ भूमि में उसे मिलाते हैं, उपजाऊ भूमि के लिए काम आती है। इसमें बोए गए जो खेत बहुत छोटे, इसमें बोए गए खेत बहुत छोटे होते हैं, एवं खेती भी पुराने औजारों से की जाती है। जब मिट्टी का उपजाऊपन समाप्त हो जाता है तो तब कृषक जो है नए क्षेत्र में वन जलाकर कृषि भूमि तैयार करता है।
भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में इसे झूमिंग जो कृषि है वो कहते हैं। इसको कर्तन एवं दहन कृषि भी कहते हैं। दहन इसलिए क्योंकि यहाँ पर पेड़ों को जलाकर जो है फिर उसके ऊपर खेती की जाती है। फिर अगर यहाँ की जो उपजाऊपन है वो खत्म हो गया तो हम दूसरी जगह फिर वहां जाके पेड़ों को जलाकर फिर करते हैं। इससे नुकसान भी है। ठीक है, आगे आते हैं हम इसी को इंग्लिश मीडियम में देखें। व्हाट इज कॉल्ड झूम फार्मिंग और एक्सप्लेन स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर द vegetation of the areas is cut and burnt and the lower of burnt as जो है act as fertilizer. The fields shown in this are very small and farming is also done with all tools. When the fertility of the soil ends, then the farmer prepares agriculture land by burning the forest in the new area in the northern state of the India is called झूमिंग एग्रीकल्चर। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। प्राथमिक क्रियाकलाप से आप क्या अभिप्राय है, मतलब बोला गया प्राथमिक क्रियाकलाप क्या होता है। काम जो है वो कई प्रकार के होते हैं जिसके में प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ठीक है, ये प्रकार के होते हैं। प्राथमिक क्रियाकलाप में वो होते हैं जो मूल रूप से क्या हो, प्रत्यक्ष रूप से एक पर्यावरण पर निर्भर हो, यानी जिसके अंदर कृषि की जाती हो, आखेट, भोजन संग्रह, पशु चारण, मछली पकड़ना, मनुष्य लकड़ी काटना, खनन आदि क्रियाकलाप आते हैं। ये सभी प्राथमिक जो क्रियाकलाप है इसके अंदर आते हैं। ठीक है, फिर ऐसी जो है द्वितीय भी होता है, द्वितीय अलग होता है फिर आपका। तो ऐसे कई प्रकार के जो है काम होते, क्रियाकलाप होते हैं। तो ये आपका प्राथमिक क्रियाकलाप था। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट, इसको इंग्लिश मीडियम में देखते हैं। व्हाट इज मीन बाय द प्राइमरी जो एक्टिविटी रहती है उसकी मीनिंग पूछा गया है। तो द प्राइमरी एक्टिविटी इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द एनवायरनमेंट। इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज लाइक एग्रीकल्चर, हंटिंग, फूड कलेक्शन, एनिमल जो है ग्रेजिंग, फिशिंग, कटिंग वुड एंड वुड फ्रॉम फॉरेस्ट, मीनिंग माइनिंग etc। ये आपका हो जाएगा 46। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, आर्थिक क्रिया के कितने प्रकार होते हैं, ऐसी हमने अभी बात करी थी प्राथमिक क्रियाकलाप वाला। तो ये क्या है, यही है, आर्थिक क्रियाओं के कई प्रकार होते हैं जिसके अंदर 4 प्रकार कुछ इस तरह से। आर्थिक क्रिया होता क्या है, मानव के ऐसे क्रियाकलाप जिनके द्वारा उसे आय प्राप्त होती है, आर्थिक क्रिया कहलाती है। आर्थिक क्रियाओं को मुख्य 4 जो वर्ग है उसमें विभाजित किया जाता है। जिससे आप पैसा कमाते हैं वो क्या है, आर्थिक क्रिया है। इस 4 भागों में बांटा जाता है, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। ठीक है, इसमें अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें खेती आ जाता है, इसमें अलग, इसमें अलग, इसमें अलग, आपने पढ़ा होगा ये। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखिए। व्हाट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी आर देयर। तो ह्यूमन एक्टिविटीज बाय व्हिच टू गेट्स इनकम आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर जो है मेनली डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज, प्राइमरी, सेकेंडरी, जो है टर्टियरी एंड फोर्थ। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। मानव विकास सूचकांक के मुख्य सूचकांकों का वर्णन कीजिए। मानव विकास सूचकांक है, उसके मुख्य सूचकांक के बारे में बताना है। मानव विकास के मापन के 3 प्रमुख सूचकांक है। तो यहाँ पे देखिए हम, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, संसाधन तक पहुंच हो गया। ये है आपका मानव विकास के मुख्य सूचकांक है और 3 प्रमुख ये है। तो स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचक जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है, जो दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन का सूचक है। शिक्षा देख ले तो शिक्षा का जो मूल्यांकन है करने के लिए प्रौढ़ साक्षरता दर और जो है सकल नामांकन अनुपात के आधार पर माना जाता है। यह मनुष्य की ज्ञान तक पहुंच जो पहुंच है उसको दिखाता है, प्रदर्शित करता है। संसाधनों तक पहुंच, यह लोगों की क्रय जो शक्ति है उसको प्रकट करता है। यह आर्थिक सामर्थ्य का सूचक है। ठीक है, इसी को इंग्लिश मीडियम में देखेंगे। डिस्क्राइब द मेन जो है इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। देयर आर 3 मेन इंडिकेटर्स ऑफ जो है मेजरमेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। यहाँ देखिए, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, एक्सेस टू रिसोर्सेस हो गया। हेल्थ में क्या है, द इंडिकेटर चूजन टू एवल्यूएट हेल्थ इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ which is an indicator of long and healthy life। एजुकेशन क्या है, अडल्ट जो है लिटरेसी रेट एंड ग्रोस enrollment ratio are considered as the basic of evaluating education। it so means access to knowledge, access to resource देख ले हम। तो it जो है reveals to purchasing power of the people। it is an indicator of economic strength। ये आपका हो जाएगा इंग्लिश मीडियम में।
आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। मानव विकास से क्या अभिप्राय है? तो मानव विकास का अर्थ होता है कि लोगों के विकल्पों में वृद्धि करना, जीवन जो स्तर है उसमें सुधार करना, व्यक्ति के जीवन में गुणवत्ता परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। तो ये है मानव विकास। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखेंगे। व्हाट इज मीन बाय द ह्यूमन डेवलपमेंट? तो व्हाट इज जो है मेन अगर देखें, इंक्रीजिंग पीपल चॉइस, ठीक है, इंप्रूविंग देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इट शोज अ क्वालिटी चेंज इन द लाइफ ऑफ अ पर्सन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में विश्व व्यापार संगठन की भूमिका के बारे में उसकी आलोचना के साथ स्पष्ट करना है। जो अंतरराष्ट्रीय WTO, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको बताना है कि उसकी आलोचना करनी एक तरह से। तो विश्व व्यापार संगठन की नींव जो है गैट के द्वारा हुई थी, ठीक है। आज जो हम WTO पढ़ते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी शुरुआत जो हुई थी वो गैट से हुई थी, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है, के रूप में 1948 में हुई थी। 1995 में गैट विश्व व्यापार संगठन के रूप में जो है बदल जाता है। इसकी भूमिका क्या क्या है? तो विश्व व्यापार संगठन एकमात्र ऐसा संगठन है जो राष्ट्रों के मध्य जो है विवादों का निपटारा करता है, ठीक है। एक तो जो राष्ट्रों के बीच जो है अगर जो विवाद हो उसका निपटारा करता है। ये संगठन दूरसंचार और बैंकिंग जैसी सेवाएं तथा अन्य विषयों जैसे बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार को भी अपने कार्यों में शामिल किया करता है ये, ठीक है। आगे देखिए हम इसके, तो आलोचना क्या क्या है इसकी। तो WTO ने मुक्त व्यापार एवं भूमंडलीकरण को बढ़ावा दिया है, जिसके कारण जो है धनी और गरीब और जो है गरीब हो रहे हैं। यानी क्या है, अमीर और गरीब का जो फासला है, अमीर और गरीब का वो फासला क्या है, बढ़ गया है। तो इसमें बहुत दूरियां हमें देखने को मिली है। एक ये विकसित देशों ने अपने बाजार को विकासशील देशों के उत्पादों के लिए जो है नहीं खोला है, एक ये आप डाल देंगे। इस संगठन में केवल कुछ प्रभावशाली राष्ट्रों का ही वर्चस्व है। WTO जो है पर्यावरणीय मुद्दे हो गए, बाल श्रम और श्रमिकों की स्वास्थ्य अधिकारों की उपेक्षा करता है। तो ये पॉइंट ये इसकी आलोचना में लिख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में देखें, एक्सप्लेन द रोल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन इंटरनेशनल ट्रेड विद इट्स जो है क्रिटिसिज्म। यहाँ पे देखिए, द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज लेड इन 1948 इन द फॉर्म ऑफ गेट जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। गेट वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन 1995। इट्स रोल इज एज फॉलो। तो यहाँ पे द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज ओनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन that settle dispute between nations, and अगला पॉइंट है आपका, this organization also includes service such as telecommunication and banking and trade of other subjects such as intellectual property rights। आगे देखिए हम इसकी अगर हम criticism अगर हम देखें इसका, तो what WTO has promoted free trade and or globalization, due to which rich and poor countries are getting poorer। Developed countries have not opened their market to products of developing countries। The organization is dominated by only a few influencers जो है nation। आगे देखिए हम, WTO ignores environmental issue हो गया, child labor, health and right of workers, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 50 हो जाएगा। तो ये था आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताइए कि ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे। और ये आपका जो क्वेश्चन था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ये क्वेश्चंस आप करके चले जाएंगे, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ज्योग्राफी में आपको टू द पॉइंट आंसर देने होते हैं। मैंने आपको आंसर जो दिए हुए हैं टू द पॉइंट ये यहाँ पे आपको लिखे हुए दिखे होंगे। तो ये था आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे आपको जो है सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है और बेल के आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना है। इससे जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगी। तो चलिए ये था आज का वीडियो, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।